हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इस सब्जेक्ट में आज हम संसद में बजट संबंधी प्रक्रियाओं की बात करने वाले हैं। 1 फरवरी को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बजट पेश किया और दोस्तों सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश किया जाता है और बाद में राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो आज हम बजट संबंधी प्रक्रियाओं की चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से संसद में बजट संबंधी प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। सही आंसर है ऑप्शन सी। और यह दोस्तों उत्तर प्रदेश की 2 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो याद रखो, कोई विधेयक मनी बिल है या साधारण विधेयक, इसका डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो चलिए अब बात करते हैं बजट की। लेकिन बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बजट के बजाय वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। बजट के लिए यह शब्दों का प्रयोग दोस्तों हमारे संविधान में किया गया है। तो याद रखो, संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति लोकसभा में बजट पेश कराते हैं। देखो, अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो वित्तीय वर्ष का दोस्तों यह डेट भी आपको याद रख लेनी चाहिए। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म होता है। तो अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। लेकिन यहां भी याद रख लेना है कि सबसे पहले संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा में बजट पेश किया जाता है और बाद में राज्यसभा में बजट पेश किया जाता है। और दोस्तों बजट पेश करने से कुछ दिन पूर्व सरकार दोनों सदनों के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करती है, जिससे पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार के बजट अनुमान किस हद तक सही रहे। तो दोस्तों आप चाहे यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार फिर से देखो कि बजट पेश करने से कुछ दिन पूर्व सरकार दोनों सदनों के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करती है, जिससे पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार के बजट अनुमान किस हद तक सही रहे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान में बजट के लिए कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है? तो संविधान में बजट के लिए कौन सी अभिव्यक्ति? बजट के बजाय दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सही आंसर है बजट के बजाय वार्षिक वित्तीय विवरण अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष की सही समयावधि बताइए। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो वित्तीय वर्ष की सही समयावधि है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और बजट पेश करने से कुछ दिन पूर्व सरकार दोनों सदनों के समक्ष क्या प्रस्तुत करती है? बजट पेश करने से कुछ दिन पूर्व सरकार दोनों सदनों के समक्ष दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और बजट में 2 तरह के व्यय अलग अलग दिखाए जाते हैं। तो 2 तरह के व्यय कौन कौन से? तो पहला है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा है भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। तो बजट में 2 तरह के व्यय अलग अलग दिखाए जाते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय
और भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। और इन दोनों में अंतर यह है कि संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में कोई मतदान नहीं कराया जाता है, इन पर केवल चर्चा की जा सकती है। और शेष व्ययों के संबंध में संसद में चर्चा भी होती है और उनका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी जरूरी होता है। तो दोनों के मामले में दोस्तों क्या डिफरेंस है वो आपके दिमाग में बैठ गया कि इन दोनों में अंतर यह है कि संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में कोई मतदान नहीं कराया जाता है, इन पर केवल चर्चा की जा सकती है। और शेष व्ययों के संबंध में संसद में चर्चा भी होती है और उनका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी जरूरी होता है। और भारित व्ययों में ऐसे व्यय शामिल किए जाते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन आदि की सुरक्षा से जुड़े हैं या फिर भारत सरकार की साख को प्रभावित कर सकते हैं। और इन व्ययों को राजनीतिक दबावों से दूर रखने के लिए व्यवस्था की गई है कि इन पर मतदान नहीं होगा। क्या भारित व्ययों में ऐसे व्यय शामिल किए जाते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन आदि की सुरक्षा से जुड़े हैं या फिर भारत सरकार की साख को प्रभावित कर सकते हैं। और इन व्ययों को राजनीतिक दबावों से दूर रखने के लिए व्यवस्था की गई है कि इन पर मतदान नहीं होगा। और बजट पारित करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं, तो आपका ध्यान दोस्तों स्क्रीन पर होना चाहिए। देखो, संसद द्वारा बजट पारित किए जाने की प्रक्रिया सामान्यतः 7 चरणों से गुजरती है। क्या संसद द्वारा बजट पारित किए जाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो दोस्तों सामान्यतः 7 चरणों से गुजरती है। पहली है बजट की प्रस्तुति। तो बजट सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है तथा बाद में राज्यसभा में। यह फैक्ट याद रख लो कि बजट सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है और बाद में राज्यसभा में पेश किया जाता है। दूसरी बात कि बजट पर आम बहस शुरू की जा सकती है। तो इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से विचार किया जाता है। क्या इसके अंतर्गत यानी कि बजट पर जो आम बहस शुरू होती है तो बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से विचार किया जाता है। मान लीजिए कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, तो बाद में 3-4 दिन यानी कि 4 से 5 फरवरी तक यह समग्र जो बजट है उन पर चर्चा की जाती है, विचार किया जाता है। चलिए आंसर दीजिए। संसद द्वारा बजट पारित किए जाने की प्रक्रिया सामान्यतः कितने चरणों से गुजरती है? तो मैंने आपको हाल ही में बताया कि बजट की जो पूरी प्रक्रिया है वो सामान्यतः 7 चरणों से गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और बजट सर्वप्रथम पेश करने के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यहाँ 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि बजट सर्वप्रथम पेश करने के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो मैंने आपको क्या बताया कि बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और बाद में राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो क्या कहा यहाँ पर लिखा है कि पहले लोकसभा में पेश किया जाता है तथा बाद में राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों बजट प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात, लेखानुदान पारित किया जाना। तो यह लेखानुदान है क्या? देखो, अभी तक लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीनों के लिए एक विधेयक पारित करती थी ताकि सरकार को जरूरी खर्च करने में समस्या न आए। इसमें सामान्यतः साल भर के कुल खर्चों के अनुमान की 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दी जाती थी। इसे ही लेखानुदान यानी कि वॉट ऑन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लो कि अभी तक लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीनों के लिए एक विधेयक पारित करती थी ताकि सरकार को जरूरी खर्च करने में समस्या न आए। इसमें सामान्यतः साल भर के कुल खर्चों के अनुमान की 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दी जाती थी। इसे ही लेखानुदान के नाम से जाना जाता है, वॉट ऑन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन याद रखो, हाल ही में जो परिवर्तन आया है तो यह नोट भी पढ़ लो। परंतु बजट की तारीख में हुए बदलाव के कारण लेखानुदान के माध्यम से विनियोग की मांग की आवश्यकता पर अंकुश लगने की आशा है।
पहले 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था। रेल बजट भी अलग हुआ करता था और सामान्य बजट भी अलग हुआ करता था, लेकिन अब दोनों का विलय कर दिया गया है और 1 फरवरी को अब बजट पेश किया जाता है। हाल ही में 2-3 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। ओके, तो बजट की तारीख में हुए बदलाव के कारण लेखानुदान के माध्यम से विनियोग की मांग की आवश्यकता पर अंकुश लगने की आशा है। चलिए आंसर दीजिए। सामान्यतः साल भर के कुल खर्चों के अनुमान की 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दी जाती थी, इसे क्या कहते हैं? तो जो 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दी जाती थी, इसे बोलते हैं लेखानुदान। सही आंसर है ऑप्शन बी। और विभागीय समितियों द्वारा मांगों की जांच, उनकी बात करें तो अभी तक की व्यवस्था के तहत लेखानुदान पारित होने के बाद सदन 3-4 सप्ताहों के लिए स्थगित हो जाता था और इस समय संसद की विभागीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों को विस्तार से जांच करती थी तथा रिपोर्ट तैयार करती थी। तो यह है विभागीय समितियों द्वारा मांगों की जांच। एक बार फिर से देख लो, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी इंफॉर्मेशन है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से और बजट समझने के लिए यह जो प्रावधान है वो समझना ही चाहिए। तो अभी तक की व्यवस्था के तहत लेखानुदान पारित होने के बाद सदन 3-4 सप्ताहों के लिए स्थगित हो जाता था। इस समय संसद की विभागीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों को विस्तार से जांच करती थी तथा रिपोर्ट तैयार करती थी। और अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान, उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इस चरण में विभागीय स्थायी समितियों को रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है और मतदान की यह शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं। और मतदान सिर्फ उन मांगों पर होता है जो भारित व्ययों से अलग होती है और भारित व्ययों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है हाल ही में। तो अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान किया जाता है। तो यह चरण में विभागीय स्थायी समितियों को रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है। मतदान की यह शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है और मतदान सिर्फ उन मांगों पर होता है जो भारित व्ययों से अलग होती है। और दोस्तों, बजट संबंधी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण शब्द है कटौती प्रस्ताव, जो विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? सरकार की मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करने के हेतु कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। देखो, आमतौर पर विपक्षी दल अनुदान संबंधी मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करते हैं और सरकार की मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करने का एक तरीका यह कटौती प्रस्ताव पेश करना है। और कटौती प्रस्ताव लाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। उदाहरण के लिए यह सिर्फ एक मांग से ही संबंधित होना चाहिए, एकाधिक से नहीं। एक बार फिर से देख लो कि कटौती प्रस्ताव विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है और आमतौर पर विपक्षी दल अनुदान संबंधी मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करते हैं और सरकार की मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करने का एक तरीका है यह कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव लाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। उदाहरण के लिए यह सिर्फ एक मांग से ही संबंधित होना चाहिए, एकाधिक से नहीं। चलिए आंसर दीजिए। सरकार की मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करने का एक तरीका क्या पेश करना है? कौन सा प्रस्ताव पेश करना है? तो सरकार की मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करने का एक तरीका कटौती प्रस्ताव पेश करना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और कटौती प्रस्ताव में संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में कटौती की मांग नहीं होनी चाहिए तथा कोई ऐसा विषय नहीं होना चाहिए जो केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर का हो। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। तो यह कटौती प्रस्ताव के 3 प्रकार में से एक है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। क्या? नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना है। दोस्तों, नाम से ही पता चल जाता है कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना। और दूसरा प्रकार है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसमें नीति के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। क्या? आर्थिक कटौती प्रस्ताव में
मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, इसे कहते हैं आर्थिक कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव का तीसरा प्रकार है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ अपनी असहमति का प्रदर्शन करना होता है। तीनों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नीतिगत कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना होता है। आर्थिक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त करना होता है। और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ अपनी असहमति का प्रदर्शन करना होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस प्रस्ताव में नीति के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है? तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव में दोस्तों सरकार के नीति के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों बजट से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण शब्द जिसका नाम है विनियोग विधेयक। इंग्लिश में बोले तो एप्रोप्रिएशन बिल। संविधान के अनुच्छेद 114 में कहा गया है कि संचित निधि में से कोई भी राशि विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही निकाली जा सकेगी, किसी और तरीकों से नहीं। और विनियोग विधेयक में संचित निधि से निकाली जाने वाली रकम का प्रत्येक मद और प्रयोजन के अनुसार उल्लेख होता है। विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, इसलिए उस पर धन विधेयक के सभी नियम लागू होते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो। विनियोग विधेयक, इंग्लिश में बोले तो एप्रोप्रिएशन बिल। संविधान के अनुच्छेद 114 में कहा गया है कि संचित निधि में से कोई भी राशि विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही निकाली जा सकेगी, किसी और तरीकों से नहीं। विनियोग विधेयक में संचित निधि से निकाली जाने वाली रकम का प्रत्येक मद और प्रयोजन के अनुसार उल्लेख होता है। विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, इसलिए उस पर धन विधेयक के सभी नियम लागू होते हैं। और वार्षिक वित्त विधेयक, तो वार्षिक वित्त विधेयक किसे कहते हैं? एनुअल फाइनेंस बिल किसे कहते हैं? तो आगामी वित्त वर्ष के संबंध में सरकार के बजट संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक धन विधेयक वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे वार्षिक वित्त विधेयक कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो कि वार्षिक वित्त विधेयक किसे कहते हैं? तो आगामी वित्त वर्ष के संबंध में सरकार के बजट संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक धन विधेयक वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे वार्षिक वित्त विधेयक कहते हैं। और साथ साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार की निधियों की भी बात कर ले तो भारत की संचित निधि, इंग्लिश में बोले तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो यह भारत की संचित निधि की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है। क्या? भारत की संचित निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 में की गई है। और भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा कराया जाता है। क्या दोस्तों? सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व और ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन कहाँ? भारत की संचित निधि में जमा कराया जाता है। और भारत सरकार के सभी खर्चे भी सामान्यतः इसी निधि के माध्यम से होते हैं। एक बार फिर से देख लो कि भारत की संचित निधि, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है। भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा कराया जाता है। और भारत सरकार के सभी खर्चे भी सामान्यतः इसी निधि के माध्यम से होते हैं। और इस निधि में से कोई भी धन तभी निकाला जा सकता है जब संसद ने विनियोग अधिनियम यानी कि एप्रोप्रिएशन एक्ट या अनुपूरक अनुदान यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट संबंधी अधिनियम पारित किया हो, तभी यहां से धन निकाला जा सकता है। और संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते इत्यादि इसी निधि पर निर्भर होते हैं। क्या? संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों जैसा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनके वेतन, भत्ते इत्यादि इसी निधि पर निर्भर होते हैं। और ऐसे व्ययों को भारित व्यय यानी कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है तथा उसके संबंध में लोकसभा में मतदान नहीं होता। और भारत का लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण निधि है कि भारत का लोक लेखा, इंग्लिश में बोले तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो इसकी चर्चा भी संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है।
संचित निधि में जो राशियां शामिल होती है उनके अलावा सभी सार्वजनिक राशियां भारत के लोक लेखा में जमा होती है। मोटे तौर पर इसका संबंध बैंक जमा राशियों, बचतों, भविष्य निधि जमा राशियों इत्यादि से होता है और इस खाते से धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। एक बार फिर से देख लो कि भारत का लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो इसकी चर्चा भी संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है। संचित निधि में जो राशियां शामिल होती है उनके अलावा सभी सार्वजनिक राशियां भारत के लोक लेखा में जमा होती है। मोटे तौर पर इसका संबंध बैंक जमा राशियों, बचतों, भविष्य निधि जमा राशियों इत्यादि से होता है और इस खाते से धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। और भारत की आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, हिंदी में कहे तो भारत की आकस्मिकता निधि, तो संविधान के अनुच्छेद 267 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह भारत की आकस्मिकता निधि नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि की स्थापना कर सकेगी। दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 268 में यह जिक्र किया गया है कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए। इमरजेंसी जब देश पर आती है तो ऐसे वक्त में यह भारत की आकस्मिकता निधि का उपयोग किया जा सकता है। और इस नीति का उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य यह होगा कि जब तक किसी आकस्मिक खर्च के लिए संसद ने सरकार को प्राधिकृत न किया हो तब तक राष्ट्रपति उसमें से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम के तौर पर दे सकेगा। क्या? इस निधि का उद्देश्य यह होगा कि जब तक किसी आकस्मिक खर्च के लिए संसद ने सरकार को प्राधिकृत न किया हो तब तक राष्ट्रपति उसमें से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिमता के तौर पर दे सकेगा और यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। क्या दोस्तों? यह जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद 267 द्वारा प्राप्त अधिकार के अनुसार संसद ने 1950 में भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम यानी कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। कब? 1950 में। और तब से आकस्मिकता निधि अस्तित्व में है और राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, दोनों की चर्चा करें कि आकस्मिकता निधि का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो आकस्मिकता निधि का संरक्षक हमारे देश के राष्ट्रपति को कहा जा सकता है। और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन कौन करता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन हमारे देश के राष्ट्रपति की ओर से देश के वित्त सचिव यह आकस्मिकता निधि का संचालन करते हैं। सही आंसर है वित्त सचिव। तो यहाँ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं और बजट संबंधी जो पूरी प्रक्रिया है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।